लेकिन अपनी इस की उसे कतई परवाह नहीं थी। इसका मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वस्तुतः वह मेरी यशस्विता को भी बड़ी सत्ता के रूप में स्वीकार न कर पाया। मेरी जिंदगी में जब वह वापस आया तो मुझे लगा कि यह उस उल्का पिंड की भांति है जो सैकड़ों वर्षों के अवकाश के बाद सूर्य के पास अगर एक चक्कर लगा लेता है और पुनः अपने आकाश मार्ग पर निकल जाता है। इस सुदूर यात्रा के उसके अनुभव की कीमत मैं जानता हूँ। भले ही किन्हीं अप्रत्याशित संघर्ष में टूट फूट कर वह धूल बनता हुआ खरबों मील दूर के किसी अंधेरे शून्य में खो जाए, किंतु आज उसने मुझसे कहा कि उसकी पूरी जिंदगी भूल का एक नक्शा है। मैं उसके विषाद को समझ गया। वो जिंदगी में छोटी छोटी सफलता चाहता था, उसके पास तो सिर्फ एक भव्य असफलता है। यह मेरी टिप्पणी है, उसकी नहीं। मैं सिर्फ इतना ही जवाब दिया, लेकिन नक्शा तो है, यह तो नहीं गलत का नक्शा है न सही का। मैंने उसका दिल बांधने की कोशिश की, और मैं कर ही कह सकता था। मनुष्य के लिए यह स्वाभाविक ही है कि वह थोड़ी बहुत सांसारिक सफलता की इच्छा रखे। किन्हीं असाधारण क्षणों में ही उसने मुझसे कहा कि स्वयं भूल का एक नक्शा है, वरना वह ऐसा नहीं कहता। लेकिन आज का ज़माना कैसा है, जबकि बुलबुल भी यही चाहते हैं कि वह उल्लू क्यों न हुई। चांदनी में एक जादू होता है, लेकिन ये जादू अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। ना मालूम हमारी बात कहाँ से शुरू हुई। मैं डर डर कर उससे बात करता जा रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि उसे जाने अनजाने में मुझसे कोई चोट पहुंचे, क्योंकि उसने अपने विचारों के लिए खून बहा है, जिंदगी खत्म की है। इसलिए मैं धीरे धीरे उसकी बात सुनता जा रहा था, और जहाँ मतभेद व्यक्त करना हो वहाँ मैं अपनी आदत के अनुसार उत्तेजित होने के बजाय मुस्कुराकर बात कह देता। मैंने उससे पूछा, पिछले 20 वर्षों में सबसे महान घटना कौन सी है। 1 मिनट तक उसने मेरी तरफ देखा, और फिर छोटे का संयुक्त परिवार का हाँ। मैं स्तब्ध रह गया। उसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर खिलखिलाते हुए कहा, और इस तथ्य का साहित्य में बहुत बड़ा संबंध है। चारों ओर चांदनी के रेसे में मधुरता फैली हुई थी, चारों ओर ठंडा एकांत फैला हुआ था। मेरी अजीब मनोस्थिति हो गई थी। मैं अपने पड़ोसियों की जिंदगी ढूंढने लगा था, अपने परिचितों का जीवन तलाशने लगा। एक अनिश्चित बेचैनी मुझ में फैल गई। यहाँ से ही जिंदगी और ज़माना बदलता चाह रहा था, किंतु मैं परिवर्तन के परिणाम को देखने के आदी था, परिवर्तन की प्रक्रिया को नहीं। एक बात कह दूं, आजकल की आवश्यकता के अनुसार मैं चित्रकला और नृत्यकला लेकर मानव वंशशास्त्र तब सबकी जानकारी रखता हूँ। इस संबंध में बहुत सारे दिलचस्प तथ्य मेरे दिलों और दिमाग के पिछले पॉकेट में रखे हुए हैं, इसलिए मुझसे कोई ज़्यादा गड़बड़ नहीं कर सकता। जब मेरे मित्र ने एकदम संयुक्त परिवार की बात कही तो मैंने उसे इम्तिहान लेने की जिद करने उससे पूछा, और इन वर्षों में सबसे बड़ी भूल कौन सी हुई थी। 1 मिनट के लिए वह चुप रहा, फिर उसने जवाब दिया, राजनीति के पास समाज सुधार कोई कार्यक्रम न हो, साहित्य के पास सामाजिक सुधार कोई कार्यक्रम न हो। तब मैंने सोचा कि हम जनरल सामान्य बातें करके सिर्फ और एकमात्र राजनीति या साहित्य आंदोलन के जरिए वस्तुत्व में परिवर्तन कर सकेंगे। फलतः सामाजिक सुधार का कार्य केवल अप्रत्यक्ष प्रभाव को सौंप दिया गया। देखते नहीं है, आज़ादी के मिलने के बाद जातिवाद का उदय क्यों हुआ, खासकर राजनीतिक संस्थाओं के भीतर। सामाजिक सुधार का कार्य केवल अप्रत्यक्ष प्रभाव को सौंप देने के कारण ही साहित्य में गड़बड़ है। उसकी ये उक्ति मुझे बहुत हास्यास्पद प्रतीत हुई। उसने मुझे मूर्खता के विशाल दृश्य दिखाई देने लगे। उसने अपनी बात को रबर जैसा तान दिया था, ऐसा मुझे लगा। उसने अविश्वास में मेरी आंखों की तरफ देखा। शायद ये सही है कि मैं उसे बेवकूफ़ मान रहा हूँ। रात में और वह चांदनी में सामान्य सेवल के झाड़ पर बैठे हुए कुछ कौवे चौंक पड़े। शायद किसी चमगादड़ ने वहाँ झपटा मारा हो। कुछ कौवे उड़े, पेड़ के आसपास कुछ देर मंडराए और फिर किसी डाल पर जाकर बैठ गए। लेकिन मेरा मित्र तेज में था। उसने कहा, समाज में वर्ग या श्रेणियाँ, श्रेणियाँ में परिवार है। समाज की एक बुनियादी इकाई परिवार भी है। समाज की अच्छाई बुराई परिवार के माध्यम से व्यक्त होती है। मनुष्य चरित्र का विकास परिवार में होता है। बच्चे पलते हैं, उन्हें सांस्कृतिक शिक्षा मिलती है, वे अपनी सारी अच्छाई बुराई वहाँ से लेते हैं। हमारी साहित्य या राजनीति के पास ऐसी कोई दृष्टि नहीं है जो परिवार को लागू हो। 1 मिनट के लिए वह चुप रहा और फिर आगे बढ़ता गया। जमाने के साथ संयुक्त सामंती परिवार का ह्रास हुआ। उन विचारों का और संस्कारों के प्रति भेदभाव भी किया गया जो सामंती परिवार में पाए जाते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? लड़के बाहर राजनीति या साहित्य के मैदान में खेलते और घर आकर वैसे ही सोचते या करते जो सोचा जाता कि किया जाता रहा। समाज में बाहर पूंजी या धन के सत्ता से विद्रोह की बात की गई, लेकिन घर में नहीं। वह शिष्टा और शील के बाहर की बात थी। मतलब यहाँ की अन्यायपूर्ण व्यवस्था को चुनौती घर में नहीं, घर के बाहर दी गई। घर का संघर्ष कठिन था। उसमें भावना की टकराहट उन्हीं से होती थी जो अपने प्राण के अंश थे। इसलिए न केवल उस संघर्ष को टाल दिया गया, वरन एक अजीब ढंग का समझौता किया गया। यह हुआ, मैं कहता हूँ, यह हुआ मानो इसे
मुझे लगा कि वो मुझे गाली दे रहा है। एक ठंडी लहर में मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई, फिर भी चूंकि मुझे लगा कि उसकी बात अभी अधूरी है, इसलिए मैं चुप रहा। वह बोला, इसलिए पुराने सामंती अवशेष बड़े मजे में हमारे परिवारों में पड़े हुए हैं। पुराने के प्रति और नए के प्रति इस प्रकार एक बहुत भयानक अवसरवादी दृष्टि अपनाई गई है। इसलिए सिर्फ एक प्रश्नता है, प्रश्न है वैज्ञानिक पद्धति का अवलंबन करके उत्तर खोज निकालने की। न जल्दी है, न तबीयत, न कुछ। मैं मध्य वर्गीय शिक्षित परिवार की बात कर रहा हूँ। जो पुराना अब वह लौटकर आ नहीं सकता, लेकिन नए से पुराने का स्थान नहीं लिया। धर्म भावना गई, लेकिन वैज्ञानिक बुद्धि नहीं आई। धर्म ने हमारे जीवन के प्रत्येक पक्ष में अनुशासित किया था। वैज्ञानिक मानवीय दृष्टि ने धर्म का स्थान नहीं लिया था। इसलिए केवल हम अपने अंतर प्रवृत्तियों के अंतर से चलित हो उठे। उस व्यापक उच्चतर सर्वतोमुखी मानवीय अनुशासन की हार्दिक सिद्धि के बिना हम नया नया चिल्ला तो उठे, लेकिन वह नया क्या है हम नहीं जान सके। क्यों? महान मूल्य नया इंसान परिभाषाहीन और निराकार हो गए। वह दृढ़ और नया जीवन नए व्यापक मानसिक सत्ता के अनुशासन का रूप धारण न कर सके। वह धर्म और दर्शन का स्थान न ले सके।